स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस पुस्तक के विषय में अध्ययन करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वास्तव में हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इसके लेखक माने कौन जाते हैं भैया? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कि एक महान एकांकीकार की श्रेणी में जाने जाते हैं। हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एक एकांकीकार के रूप में मानते हैं। ये आधुनिक एकांकी के जनक भी माने जाते हैं। वास्तव में महान एकांकीकार तो यही हैं, लेकिन अगर प्रथम एकांकी की बात कर दी जाए तो प्रथम एकांकी लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को जाता है, जिन्होंने लिखा है एक घूंट। एकांकी नाम क्या भैया? एक घूंट। चलिए हम लोग इस विषय में थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बात करें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक तो इस पुस्तक के लेखक हैं भैया डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, ठीक है। अगर इसकी भाषा आपसे पूछी जाए, भाषा, तो इसकी भाषा हिंदी है। क्या भैया? हिंदी है। आपसे पूछा जाए कि इसका सन क्या है, तो इसका सन है 1938 ईस्वी। क्या भैया? 1938 ईस्वी। कब भैया? 1938 ईस्वी। अगर इसके भाग की हम बात करें तो आपको पता है कि इस पुस्तक के भाग कितने हैं? तो इस पुस्तक के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसकी ढेर सारी विशेषता आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी जो पहली और सबसे बड़ी विशेषता है, विशेषता ध्यान देंगे हम, विशेषताएं, तो इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी विशेषता है भैया वो ये है कि यह हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यह हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ है। अधूरा इतिहास ग्रंथ है। अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है भैया कि इसके केवल प्रथम भाग, भाई अधूरा अधूरा इतिहास ग्रंथ क्यों है? क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है, इस पुस्तक का आज तक केवल प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ है, इसके दूसरे भाग का प्रकाशन नहीं हुआ है। लिखेंगे इस पुस्तक के केवल आज तक प्रथम भाग का ही प्रकाशन हुआ है। प्रथम भाग का ही प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन हुआ है। इसके दूसरे भाग का प्रकाशन, इसके दूसरे भाग का प्रकाशन
का प्रकाशन आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। इसकी और विशेषता यदि देखी जाए तो इसकी एक और विशेषता देखने के लिए मिलती है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का जो पहला भाग प्रकाशित हुआ, उस पहले भाग में केवल भक्ति काल तक का वर्णन आप लिखेंगे। इस पुस्तक के प्रथम भाग में इस पुस्तक के प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक का वर्णन भक्ति काल तक का वर्णन हुआ है। बात समझ में आई? कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अगर लेखक की बात की जाए तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगर इसके भाषा की हम बात करें तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा हिंदी है। सन की बात करें तो इसका सन क्या है? 1938 ईस्वी। इसके भाग कितने हैं? 2। इसकी विशेषता क्या है कि यह हिंदी साहित्य का एक अधूरा इतिहास है। कैसा इतिहास भैया? अधूरा इतिहास ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में आज तक केवल जो पहला भाग है, प्रथम भाग, उस पहले भाग का ही प्रकाशन हुआ है। पहले भाग का ही प्रकाशन हुआ है। इसका जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। इसका जो पहला भाग है भैया, इस पुस्तक का जो पहला भाग है, इस पहले भाग में केवल और केवल भक्ति काल तक का वर्णन देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई भैया? अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न निसंकोच भाव से रखिएगा। मैं उसका जवाब या तो कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में नहीं दूंगा तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोग इसके दूसरी पुस्तक की तरफ चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? चलिए, दूसरे नंबर पे नाम आता है जिस पुस्तक का, वो 1-2 पुस्तक नहीं है, वरन मैं इतिहासकार का नाम इस बार ऊपर लिखूंगा और उनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, उन ढेर सारी रचनाओं की चर्चा करूंगा। लेकिन उस रचना के विषय में चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपसे थोड़ी सी चर्चा मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के विषय में भी कर लूं। क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, हालांकि मैं जब आपको आगे आधुनिक काल पढ़ाऊंगा और एकांकी पढ़ाऊंगा तो एकांकी में मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अब मौके पे चीज आ चुकी है, इसलिए इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा यहीं पर कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है? ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, इनकी सबसे खास बात यह है, ये एक महान एकांकीकार है। महान एकांकीकार है। एकांकीकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एकांकी का अर्थ क्या होता है, एकांकी का अर्थ क्या होता है, तो एकांकी का मतलब होता है एक अंकों में लिखा जाने वाला नाटक। इसका अर्थ क्या होता है भैया? एक अंक में
में लिखा जाने वाला नाटक लिखा जाने वाला नाटक। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, ये प्रथम आधुनिक एकांकीकार माने जाते हैं। क्या भैया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा प्रथम आधुनिक एकांकीकार माने जाते हैं। आधुनिक एकांकीकार माने जाते हैं। माने जाते हैं। माने जाते हैं। इनकी प्रथम एकांकी प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। बादल की मृत्यु है। बादल की मृत्यु। ये बादल की मृत्यु जो इन्होंने लिखा था, लिखा कब था भैया? तो ये लिखा था इन्होंने 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और हम समझेंगे। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए पूछे क्या आपसे कि प्रथम एकांकीकार कौन है भैया? क्या पूछे आपसे? प्रथम एकांकीकार। तो लिखेंगे जबकि प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। माने जाते हैं क्योंकि इनकी प्रथम एकांकी एक घूंट है। एक घूंट है जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ध्यान से समझिए। आप इन दोनों तथ्यों को ध्यान से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कौन है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक महान एकांकीकार है। कौन भैया? एक महान एकांकीकार है। फिर आपसे पूछा जाए भाई एकांकी किसे कहते हैं, तो एक अंक में लिखा जाने वाला नाटक एकांकी कहलाता है। एकांकी कहलाता है क्योंकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। ठीक है। बात करें आगे। आपसे पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक एकांकीकार। क्या पूछे? प्रथम आधुनिक। देखिए आधुनिक, ध्यान समझिए कि आधुनिक शब्द इसमें जुड़ा हुआ भैया। अगर आपसे पूछे कि प्रथम आधुनिक एकांकीकार कौन है, तो प्रथम आधुनिक एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो पहली एकांकी है उसका नाम क्या है? बादल की मृत्यु। इसका डेट क्या है? इसका डेट है 1930 ईस्वी। आगे समझते हैं। आपसे पूछे कि भाई प्रथम एकांकीकार, क्या भैया प्रथम एकांकीकार कौन है? तो प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और इनकी जो पहली एकांकी है उस एकांकी का नाम है एक घूंट। और एक घूंट जो है, एक घूंट लिखी कब गई है? 1929 ईस्वी में। अर्थात जयशंकर प्रसाद ने एकांकी को पहले लिखा 1929 में, और इनके एक साल के बाद में जो एकांकी लिखा वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु लिखा। लेकिन इन दोनों रचनाओं में अंतर क्या है? देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने आप को जबरदस्ती एकांकीकार कहा है। जबरदस्ती एकांकीकार कहा, क्यों? क्योंकि जो एक घूंट रचना है, इस एक घूंट रचना में कहीं पर भी एकांकी का कोई भी तत्व विद्यमान नहीं है, नाम मात्र का एकांकी, क्योंकि उन्होंने कह दिया तो एकांकी से प्रथम एकांकी मान लिया गया। आपसे भी पूछा जाए कि प्रथम एकांकी कौन सी है, तो एक घूंट। क्या है? एक घूंट है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आपसे पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक एकांकी कौन सी मानी गई, तो प्रथम आधुनिक एकांकी बादल की मृत्यु मानी गई। और प्रथम आधुनिक एकांकीकार कौन माने गए? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने गए। और प्रथम एकांकीकार कौन माने गए? जयशंकर प्रसाद। ध्यान समझिए, प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद, प्रथम एकांकी एक घूंट। एक घूंट का रचना समय 1929। आपसे पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा और प्रथम आधुनिक एकांकी बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु की डेट क्या है? 1929। बात समझ में आई? ये रचना जो है, इस रचना की आप अक्षर ध्यान देंगे तो एक घूंट एक साल पहले लिखी गई और ये एक साल बाद। लेकिन इसे प्रथम आधुनिक एकांकी क्यों कहा गया? क्योंकि बादल की मृत्यु में एकांकी के सभी तत्व विद्यमान हैं, लेकिन एक घूंट में एकांकी के सभी भी तत्व विद्यमान नहीं है। एक घूंट। बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आई यहां तक की? अगर यहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखिएगा। चलिए अगली पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट भी आप इसका। दिख तो रहा ना स्पष्ट आपको? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले नंबर पे जो नाम आता है वो नाम आता है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका नाम आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई इतिहास ग्रंथ लिखे। हम उन सभी इतिहास ग्रंथों को लिखेंगे या उनकी उन रचनाओं को भी समझेंगे जिनका संबंध कहीं ना कहीं इतिहास से रहा। तो अगले नंबर पर जो नाम लिखेंगे वो नाम क्या है? वो नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या भैया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचनाएं थी भैया, उन रचनाओं को ध्यान से समझें तो ध्यान से हम समझेंगे तो इनका जो पहला इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा इतिहास ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल। तीसरी जो इनकी रचना है वो है
हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। इनकी जो अगली रचना है उस रचना का नाम है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्या भैया? मध्यकालीन बोध का स्वरूप। बोध का स्वरूप। अगला है सूर साहित्य। क्या है? सूर साहित्य। सूर साहित्य। अगली रचना जो है उसका नाम है कबीर। रचना का नाम ही क्या भैया? कबीर। ये जो कबीर रचना है, इसी कबीर रचना पर ही इनको मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ये कई बार पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है? तो कबीर रचना पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सूर साहित्य, कबीर, ये इनकी रचनाएं इतिहास से संबंधित है। हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत उन्होंने हिंदी साहित्य के पृष्ठभूमि को तैयार किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत उन्होंने आदिकाल का विस्तार रूप से वर्णन किया है। उनकी ये रचना भी बहुत महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य का आदिकाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल ये पुस्तक किसकी है। यानी आपको आदिकाल खूब अच्छे से समझना है तो आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यदि आप भक्तिकाल अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको पता भक्तिकाल का सविस्तार वर्णन था 4 भागों में जो वर्गीकरण किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको भक्तिकाल पढ़ना चाहिए और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इससे आपको आदिकाल पढ़ना चाहिए। और रीतकाल सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा किसने है? तो सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा है भैया, यदि आप रीतकाल पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि उनका नाम है, क्या नाम है उनका नाम क्या है? क्योंकि आपको पता है मैंने सिद्ध साहित्य की शुरुआत भी उन्होंने की है। सिद्ध साहित्य पर सबसे ज्यादा यदि किसी ने लेखन कार्य किया तो उन्होंने ही किया है। नाम क्या उनका? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी। उनकी रचना को आप पढ़िए। और यदि आपको आधुनिक हिंदी पढ़नी है, आधुनिक काल पढ़ना है हिंदी का, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है वह पुस्तक है आचार्य रामचंद्र तिवारी, शुक्ल नहीं, इस बार तिवारी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 4 पुस्तकों को पढ़ेंगे तो 4 अलग अलग कालों के विषय में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि होता क्या है भैया कि एक ही व्यक्ति के सभी पार्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं। यदि आपको किसी भी चीज को सम्यक रूप से पढ़ना है तो उसके लिए उनके उन्हीं पहलुओं को पढ़िए जिसको उन्होंने बहुत विस्तार से चित्रित किया हो। ठीक है, तो यदि आपको हिंदी के 4 कालों को पढ़ना है तो इन 4 पुस्तकों को लेना पड़ेगा और इसको विस्तार रूप से समझना पड़ेगा। और आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लास कंटिन्यू देखते रहिए, मैं उन सभी पुस्तकों के साक्षी आपको यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अगले नंबर पर नाम आता है सच्चिदानंद हिरण वात्सायन अज्ञे जी का नाम आता है। सच्चिदानंद हिरण वात्सायन अज्ञे जी का नाम आता है। ठीक है, मिटाए भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं।
अगले नंबर पर नाम आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय, ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जो हैं, इसमें जो ये सच्चिदानंद लिखा है भैया, सच्चिदानंद ही इनका क्या है? मूल नाम। सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का ये क्या है? मूल नाम है। और हीरानंद जो है, ये हीरानंद इनके पिता का नाम है। क्या भैया? इनके पिता का नाम। और वात्स्यायन क्या है? तो वात्स्यायन इनकी जाति है। वात्स्यायन क्या है? इनकी जाति है। अज्ञेय क्या है? अज्ञेय इनका उपनाम है। क्या भैया? उपनाम है। और उपनाम में ये क्या है? ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये देखिए, निशान देख पा रहे नहीं इसको? ये देखिए, ये इसे हम कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति के उपनाम के साथ में करते हैं। और देखो, एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, देखिए ऐसे ऐसे लगाते होंगे, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। और इकहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे और ऐसे लग जाता है। तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी भी उपनाम के साथ में किया जाता है। और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कोई भी बात कही जाए, कोई भी कथन कहा जाए, तो उस कथन के साथ हम क्या करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक भैया, आगे चलते हैं। सच्चिदानंद में जो सच्चा, या सच्चिदानंद में सच्ची है ना, सच्चे से नाम इनका सच्चा। वास्तव में ये जो सच्चा नाम देख रहे हैं आप, सच्चा, सच्चा इनके बचपन का नाम था। सच्चा क्या है? बचपन का नाम। तो बचपन में लोग इनको सच्चा 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 कहते थे, और बाद में वही सच्चा चल के बन क्या गया? सच्चिदानंद बन गया भैया। क्या बन गया? सच्चिदानंद। इसमें अज्ञेय जो दिया गया है, अज्ञेय इनका उपनाम है। और यह उपनाम इनके माता पिता ने नहीं, वरन इनके मित्रों ने दिया था। इनके मित्र कौन कौन लोग थे? तो यह उपनाम देने का श्रेय जाता है जैनेन्द्र, जैनेन्द्र व प्रेमचंद्र को जाता है। प्रेमचंद्र, अर्थात जैनेन्द्र और प्रेमचंद्र ने ही इन्हें अज्ञेय नाम दिया है। क्या नाम भैया? अज्ञेय नाम दिया है। क्यों? समझो, इसका भी कारण क्या है कि वास्तव में होता क्या है कि एक बार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में आपको पता है कि समाज के परिप्रेक्ष्य में या देश के परिप्रेक्ष्य में आप किसी भी चीज़ को लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो इन्होंने उस पुस्तक में कुछ ऐसी ही चीज़ें डाल रखी थी जिससे देश के व्यक्तियों को जागृत करने का भाव उसमें दृष्टिगत होता था। इसी वजह से इनको पकड़ करके पुलिस लेके चली गई। और उस समय उस पुस्तक का प्रकाशन बहुत ही जरूरी था, देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी था। तो इनके दो मित्र जैनेन्द्र और मुंशी प्रेमचंद उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भाई अगर वो पुस्तक प्रकाशित नहीं होगी तो इससे समाज पर एक गलत इफेक्ट पड़ेगा, एक गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे नाम से वो पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हो सकती है। फिर तो उन्होंने कहा कि फिर आपका नाम बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भाई मेरा नाम अब मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़े शुभचिंतक आप ही लोग हो, इसलिए मेरा नाम आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख दो। तो उन्होंने ही, अर्थात जैनेन्द्र और मुंशी प्रेमचंद जी ने ही इनका नाम क्या रखा? अज्ञेय। क्योंकि अज्ञेय का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञेय का अर्थ होता है भैया जिसे जाना ना जा सके। अर्थ क्या होता है? जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। और यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम भैया? तो
तो इनकी पुस्तक का नाम है, अर्थात सच्चिदानंद हिरण्यवत्सायन अज्ञेय की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का साहित्य का आधुनिक परिदृश्य। आधुनिक परिदृश्य। आधुनिक परिदृश्य। आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी माने जाते हैं। बात समझ में आ गई भैया यहां तक की? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। चलिए मिटाएं भैया इसको भी। चलिए अब आगे हम लोग लिखते हैं। ढेर सारी किताबें हैं, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाना है। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं मैं उनके नाम, उनके लेखक का नाम यहां पे लिख रहा हूं, आप इसे भी नोट आउट करके रखें, ठीक है? हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। यदि आपको हिंदी का काव्यशास्त्र पढ़ना है, काव्यशास्त्र का मतलब आपको रस, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सारी चीजों को पढ़ना है, विस्तार रूप से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक जरूर लेनी चाहिए। इस पुस्तक का नाम है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, और यह पुस्तक है भगीरथ मिश्र की। किसकी भैया? भगीरथ, भागीरथी नहीं भैया, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की रचना है, ठीक है? भगीरथ मिश्र जी की आप पुस्तक मांगेंगे तो आपको पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है? और अगली पुस्तक का नाम है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक है आचार्य रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी जी की है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है, ठीक है? यह पुस्तक देखने में थोड़ी सी मोटी जरूर है, लेकिन इसमें आधुनिक काल से संबंधित यदि किसी भी तथ्य को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, तो इन्हें बहुत विस्तार से चीजों को लिपिबद्ध किया है। आपको यह किताब भी लेना चाहिए, इसके विषय में आपको पढ़ना चाहिए। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, और एक है रीतकाल की भूमिका। रीतकाल की भूमिका। ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ही, उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र का भी है। डॉक्टर नगेंद्र,
और डॉक्टर नगेंद्र ने ही इस रीतकाल की सविस्तृत व्याख्या की है। रीतकाल पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आपको लेनी चाहिए। लिख लिया आपने? अगली पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो पुस्तक है, ये पुस्तक है भैया FEK। इनका पूरा नाम है फ्रैंक के फ्रैंक के इनका पूरा नाम है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है भैया पादरी एडसिन ग्रिब्ज। एडिसन ग्रिब्ज। ग्रिब्ज नहीं भैया, ग्रीब्ज है। ग्रीब्ज ऐसे, ग्रीब्ज ये बा है, ग्रीब्ज। ठीक है। इतनी पुस्तकों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रमुख इतिहासकारों की पुस्तकें थी, मैंने उसकी चर्चा आपसे कर ली। अब केवल महिला लेखिकाएं बची हुई हैं। हम लोग महिला लेखिकाओं के विषय में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। महिला लेखिकाएं कौन कौन सी हैं? ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट भैया? ठीक है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसका है, तो देखिए हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो है वो भगीरथ मिश्र जी का है। काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र। ठीक है। और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र तिवारी का है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रीतकाल की भूमिका पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि रीतकाल की भूमिका किसकी है, तो रीतकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। आपसे पूछा जाए ए हिस्ट्री यानी इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? ठीक है। ये लिखा है FEK, फ्रैंक EK ने लिखा है। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अर्थात हिंदी साहित्य का एक ग्राफ किसने तैयार किया है, स्केच किसने तैयार किया है? यह पुस्तक है पादरी एडसिन ग्रीव्ज की। ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हैं महिला लेखिकाएं। क्या है? महिला लेखिकाएं। चलिए,
महिला इतिहासकार, महिला इतिहासकार। ठीक है, ना मैं प्रभा, ना मैं प्रभा सुमन राजे, सुमन राजे, ना मैं प्रभा सुमन राजे। आगे है औरत खुली, औरत खुली, उपनिवेश का आधा इतिहास, आधा इतिहास। ठीक, ये एक कोड है भैया, इस कोड के बेसिस पर आप सभी महिला लेखिकाओं को बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, ये है नासिरा शर्मा। कौन है? नासिरा शर्मा। मैं से है मैत्रेय पुष्पा, मैत्रेय पुष्पा, पुष्पा। और प्रभा से है प्रभा खेतान। कौन भैया? प्रभा खेतान। प्रभा खेतान। ठीक है, और सुमन राजे पूरा का पूरा नाम ही है। ठीक, यहां औरत से है औरत के लिए औरत, औरत के लिए औरत। ठीक, इसमें जो खुली दिया गया है, खुली से है भैया खुली खिड़कियां, खुली खिड़कियां, खुली खिड़कियां। इसमें जो उपनिवेश शब्द दिया गया है, इस उपनिवेश, उपनिवेश का इसमें अर्थ है उपनिवेश में स्त्री, उपनिवेश में स्त्री, उपनिवेश में स्त्री। और जो ये दिया गया है का आधा इतिहास, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। क्या भैया? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास। अब क्या करना है आपको कि इन चीजों को एक दूसरे से रिलेट करना, जोड़ना है। देखिए, नंबर 1 पर है नासिरा शर्मा और नंबर 1 पर है यहां पर औरत के लिए औरत, अर्थात नंबर 1 जो नंबर 1 पर है, नंबर 1 को नंबर 1 से हम जोड़ देंगे, नंबर 1 से जोड़ देंगे। अर्थात नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है औरत के लिए औरत। ठीक है, मैत्रेय पुष्पा इसमें दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर यहां जो पुस्तक है उसका नाम है खुली खिड़कियां, इसलिए मैत्रेय पुष्पा को हम इसमें खुली खिड़कियों के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है प्रभा खेतान और तीसरे नंबर पर इसमें है उपनिवेश में स्त्री, इसलिए हम प्रभा खेतान को उपनिवेश में स्त्री से जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें चौथे नंबर पर आती है सुमन राजे और यहां पर चौथे नंबर पर आ रहा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसलिए सुमन राजे को हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भैया?
बात समझ में आई। अर्थात नासिरा शर्मा की पुस्तक का नाम है औरत के लिए औरत, मैत्री पुष्पा की रचना का नाम है खुली खिड़कियां, प्रभा खेतान की पुस्तक का नाम है उपनिवेश में स्त्री, और सुमन राजे की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे हम लोग काल विभाजन पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।